तो बच्चों लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने शुरू किया हुआ था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। हाफ हो गया था और हाफ हमारा रहता है, ठीक है। लेकिन मैंने दूसरे बैच के अंदर बच्चों दूसरा टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। उसके बारे में वो डायग्राम आपके सामने है, इसी चैप्टर से है। तो थोड़ा सा हम 2 मिनट इसके मेजर मेजर जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। क्लियर, विजिबिलिटी क्लियर है ना आपको? चलिए, तो बच्चों देखो, आपने ध्यान रखना है। वैसे तो आप लोग मेरे लेक्चर्स में पहले पढ़ चुके हैं इन सब चीजों को। जो कंफ्यूजन रहती है डक्ट और स्फिंक्टर में रहती है, ठीक है ना, वाल्व में रहती है। देखो ये स्टमक का कार्डियक पार्ट था, तो सबसे पहला जंक्शन जो बनता है वो क्या है? वो है बच्चों हमारा कार्डियक पोर्शन में। एक सेकेंड बच्चों, जो हमारा कार्डियक स्टमक है, कार्डियक स्टमक में इसोफेगस ने एंटर किया था करके, इसीलिए वो क्या बन गया था? देखो गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक माने स्टमक, ठीक है। इसीलिए ये जो पॉइंट है जंक्शन बन गया, कौन सा? गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। इसोफेगस से इसोफेजियल और गैस्ट्रो से स्टमक, ये जंक्शन बन गया, ठीक है ना। यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, तो इस स्फिंक्टर का नाम पड़ गया बच्चों कार्डियक स्फिंक्टर और गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद फेरेंक्स में 2 पोर हैं, 2 छेद थे फेरेंक्स के अंदर, 2 अपर्चर थे। एक का नाम है गलेट और एक का नाम है ग्लोटिस, ठीक है बच्चों। तो जो गलेट है, इसोफेगस हमेशा गलेट से निकलती है, और ग्लोटिस से हमेशा क्या निकलती है? ट्रैकिया, एयर पाइप, ठीक है। और इसी के ऊपर होता है एपिग्लोटिस। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों है स्टमक का लास्ट पार्ट, जिसे हम फंडिक पोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडिक पोर्शन, और फंडस पोर्शन उसे हम बोलते हैं, ठीक है। वहां से ड्यूडेनम निकलती है, ठीक है ना। तो ये हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जंक्शन, जहां पर गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन आकर के आपस में जुड़ती हैं, दैट इज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जंक्शन। यहां पर भी एक क्या है? वाल्व प्रेजेंट है, जिसका नाम पाइलोरिक स्फिंक्टर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर है। समझ आया? कुछ भी किसी भी तरीके से वो अपने क्वेश्चन को दे देगा बच्चों, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसी चीज में अपना आंसर ढूंढना है, ठीक है। नाम बदल सकता है वो, ठीक है, एग्जामिनर नाम बदल सकता है। दूसरा, चलिए, अब ये लीवर है बच्चों, चलो मैं लीवर यहां पे बना रहा हूं। यहां पे ये 2 लोब है लीवर की, राइट एंड लेफ्ट लोब, ठीक है। अब ये ये लेफ्ट हो गई, ये राइट हो गई, ठीक है। तो ये राइट होगी, ये लेफ्ट होगी। यहां से एक एक लोब बाहर, एक एक डक्ट बाहर निकलती है दोनों में से। तो इनका नाम क्या है बच्चों? इन दोनों डक्ट का नाम है राइट बाइल डक्ट और या हेपेटिक डक्ट, और ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है बच्चों। अब दोनों के मिलने से क्या बनी? कॉमन हेपेटिक डक्ट बनी। दोनों के मिलने से आपको लिखना चाहिए, आपको तरीके से इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखना चाहिए। कैसे? देखिए मैं आपको तरीका भी हल्का सा बताता हूं। देखिए यहां पे फॉर एग्जांपल मैं यहां करके दिखा रहा हूं, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों की दोनों जुड़ करके क्या बन गई? कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको पूरा ये फुल फॉर्म लिखना बनाना चाहिए अपने नोट्स के अंदर अपने आप। अब यहां पर लगा हुआ है गोल ब्लैडर, और गोल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। क्या नाम है? सिस्टिक डक्ट। तो ये कौन हुई? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट हुई ना। तो सिस्टिक डक्ट जुड़ने से अब ये पाइप क्या कहलाई? कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है बच्चों, कॉमन बाइल डक्ट हो गई। अब यानी कि यहां मैं क्या करूंगा? कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ जोड़ दूंगा किसको? सिस्टिक डक्ट को। और जब सिस्टिक डक्ट इसके साथ जुड़ जाएगी तो ये क्या बनेगी? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आप पूरा लिखेंगे, मैं आपको केवल लिखने का तरीका बता रहा हूं कि हम किस तरीके से याद करते हैं हमेशा। तो कॉमन बाइल डक्ट हो गई। अब कॉमन बाइल डक्ट देखो, ये रही यहां पे, ये रही कॉमन बाइल डक्ट, है ना। कॉमन बाइल डक्ट कहां खुली थी? पेंक्रियास से एक डक्ट आई थी जिसका नाम था पेंक्रियाटिक डक्ट, और साइंटिफिक नेम क्या था? डक्ट ऑफ विर्सिंग। क्या था? डक्ट ऑफ विर्सिंग, ठीक है ना। तो ये डक्ट ऑफ विर्सिंग हुई, इसमें आकर के खुल गई कौन? कॉमन बाइल डक्ट, ये वाली।
तो इस यहां भी एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, इसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या नाम है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, जो रेगुलेट करता है बाइल की एंट्री को किसके अंदर? किसके अंदर बच्चों? पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। लेकिन अब ये यही डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट आगे क्या बन गई? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बन गई। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट दोनों के सिक्रीशन को लेकर के जाती है, कहां पर? ड्यूडेनम के अंदर। अब ड्यूडेनम में जहां पे ये अटैच हुई वहां है एम्पुला ऑफ वेटर। क्या है? एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, तो ये जो बच्चों एम्पुला ऑफ वेटर है, यहां पर फिर से एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, एक वाल्व लगी हुई है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या नाम है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जो बाइल की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है, एंट्री को भी कंट्रोल करता है ड्यूडेनम में, और पैंक्रियाटिक जूस की एंट्री को भी कंट्रोल करता है किसमें? ड्यूडेनम में। अब आपको क्वेश्चन खुद पकड़ना है बच्चों कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है। या वो लीवर बाइल प्लस पैंक्रियास दे रहा है ड्यूडेनम के अंदर तो भी ओडी, खाली बाइल दे रहा है तो भी ओडी, और अगर बाइल दे रहा है पैंक्रियास के अंदर तो आएगा स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद बच्चों हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, लास्ट पॉइंट। यहां पर इलियम जो है सिक्कम से आकर के जुड़ती है। ठीक है ना, इलियम क्या है? लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सिक्कम क्या है? फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये एरिया बन गया इलियोसिक्कल जंक्शन। क्या बन गया? इलियोसिक्कल जंक्शन। यहां पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं इलियोसिक्कल वॉल्व। समझ आया? यहां से रब हो गया था, क्लियर हो गया? तो कुछ एक मेजर पॉइंट है बच्चों जो आपने ध्यान रखने हैं हमेशा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने ही टॉपिक पे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था, लेकिन स्टमक की डाइजेशन बच्चों हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है ना, हमने केवल क्या किया था? हमने केवल गैस्ट्रिक जूस की कॉम्पोजिशन तक लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कौन सी रिएक्शन होती है, किस तरह से फूड के पार्ट यानी कि प्रोटीनेशियस पार्ट जो पार्शियल डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर, उसकी कन्वर्जन कैसे है, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, और स्टमक के अंदर जब फूड जाता है, आपको पता है बोलस की फॉर्म में जाता है। किसकी फॉर्म में जाता है? बोलस की फॉर्म में। तो बोलस के साथ क्या होता है, या बोलस क्या एक्ट करता है स्टमक में जाने के बाद? ठीक है बच्चों, तो हेडिंग बनाओ फटाफट से, वही डाइजेशन इन स्टमक। एज इट इज आपको हेडिंग नहीं बनानी, उसी में कंटिन्यू करना है। डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर हमने पढ़ा था कि पार्शियल डाइजेशन होती है केवल प्रोटीन की, बस पढ़ा था ना बच्चों, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कैसे होता है। अब आपके लिए एक नया पॉइंट मैं जो ला रहा हूं वो ध्यान से देखना है। ठीक है, किस तरह से? देखो, ये है इसोफेगस। क्या है? इसोफेगस। इसोफेगस के बाद बच्चों ये हो गया हमारा स्टमक। क्लियर है? दैट इज द स्टमक। ठीक है बच्चों, यहां से कौन निकल गई? ड्यूडेनम निकल गई बच्चों। ठीक है, अब क्या होता है, आपने जो मेजर सा पॉइंट है ध्यान देने वाला बच्चों, थोड़ा सीरियस होकर के आप इस लेक्चर को देखेंगे। यहां से आया बोलस, ये लो, ये फूड बोलस है। ठीक है, फूड बोलस जैसे ही स्टमक के अंदर आता है तो सबसे पहले सर वो क्या करता है? ठीक है, सबसे पहले ये भाई कोई अपनी वीडियो नहीं शेयर करेगा, कोई भी। ठीक है, तो जो ये बोलस है सबसे पहले स्ट्राइक करता है कहां पे? पाइलोरिक रीजन में, स्टमक के पाइलोरिक रीजन में। देखिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट कर दिया इसे, ये थोड़ा सा कम टिल्ट होगा। देखिए अभी अभी बताता हूं, अभी देखिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो स्टमक है ये ड्यूडेनम हो जाएगी यहां पर। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करता है? स्ट्राइक करता है पाइलोरिक पोर्शन ऑफ द स्टमक पर जाकर के, ये बोलस इस तरह से स्ट्राइक करता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? जैसे ही इसने स्ट्राइक किया तो आप ये डायग्राम मेरे साथ बनाएंगे, फटाफट से बनाओ बच्चों, फटाफट से।
ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, उसमें से अगर किसी का रह जाए तो उससे कवर कर सकते हैं। तो ये है बच्चों, यहां लिखेंगे आप पाइलोरिक रीजन। क्या है ये? पाइलोरिक रीजन है ना, स्टमक का, पढ़ा था हमने, ठीक है ना, पाइलोरिक रीजन। अब इसमें क्या होता है, पाइलोरिक रीजन पर जब सीधा बोलस आकर के टकराता है तो यहां लिखो बोलस स्टिमुलेट्स। बोलस एक्टिवेटर का काम करता है, एक्टिवेट करता है किसको? पाइलोरिक रीजन के अंदर कुछ सेल हैं, देखिए ये दीवार है, मोटी है, आपने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी थी, ये दीवार मोटी है ना, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। तो यहां पर एक वर्ड लिखेंगे बच्चों, एर्गेंटाफिन सेल, ARRGANTAFIN, एर्गेंटाफिन सेल्स, ठीक है ना। एर्गेंटाफिन सेल कौन सी होती हैं बच्चों? एर्गेंटाफिन सेल उन्हें बोलते हैं जो स्टमक के अंदर कहीं कहीं पर पड़ी होती हैं, ठीक है ना। और एक तरह की सेल है बच्चों, उन्हें बोलते हैं जी सेल, उन्हीं की एक टाइप है, दैट इज जी सेल। तो यानी कि बोलस ने स्टिमुलेट कर दिया किसको? यहां लिखो जी सेल्स, कैपिटल जी, ये लो जी सेल्स, ठीक है बच्चों। और ये जी सेल क्या करेंगी? एक्टिवेट जब ये जी सेल हो जाएंगी तो ये सिक्रीट करेंगी एक हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन। दे सिक्रीट, प्रोड्यूस गैस्ट्रिन हार्मोन, GASTRIN, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है बच्चों। बच्चों जब आप पढ़ोगे ना तो स्टमक के अंदर बेसिकली दो हार्मोन का बहुत ज्यादा रोल पढ़ेंगे आप लोग, एक तो होगा गैस्ट्रिन और एक होगा सिक्रेटिन, ठीक है। अब एक बात बताओ, बोलस सबसे पहली बार स्टमक के अंदर आया है तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ? गैस्ट्रिन। तो इसका मतलब स्टमक की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत होती है? गैस्ट्रिन की। समझ आया? क्लियर? और सिक्रेटिन जो होता है बच्चों, वो स्टमक की एक्टिविटी को रुकवाने के लिए होता है। जब ये सारा फूड स्टमक ने जितना डाइजेस्ट करना होगा, ये जब आगे जाएगा तो सिक्रेटिन हार्मोन आएगा और इसको कहेगा कि बस अब वो डाइजेशन नहीं करनी। तो यानी कि बोलस जब आकर के पाइलोरिक रीजन पे टकराया तो जी सेल एक्टिवेट हुई और उन जी सेल ने क्या रिलीज किया? गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज किया। अब ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको? पढ़ेंगे अभी हम। तो यहां लिखेंगे दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन थी? 3 ग्लैंड थी ना। देखिए यहां पर ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो दीवारों में थी उनको एक्टिवेट करेगा। अब ग्लैंड बच्चों मैंने आपको पढ़ाई थी, कौन कौन सी? 3 तरह की हमारी ग्लैंड थी। नंबर 1, चलिए हम तीनों लिखते हैं यहां पर, ये लो, इसने गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट किया, कौन कौन सी? ये मैं तीनों ग्लैंड यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक बात है बच्चों। 3 ग्लैंड थी यहां पर। पहली ग्लैंड का नाम है म्यूकस नेक सेल, नेक क्योंकि लंबी सी होती है इसलिए नेक सेल इनको बोलते हैं, ठीक है ना। और गोबलेट सेल जो मैंने आपको बताई थी, म्यूकस नेक सेल्स, कौन है? गोबलेट सेल, वही जो मैंने आपको बता रखी है, ठीक है बच्चों। अब इनका काम क्या था? सिक्रीट म्यूकस। क्या सिक्रीट करेंगी ये? म्यूकस सिक्रीट करेंगी, दे सिक्रीट म्यूकस। समझ आ गया? क्लियर? दूसरी सेल थी बच्चों हमारी ऑक्जेंटिक सेल, जिसको हमने पैराइटल सेल भी कहा था, याद है? तो सेकंड सेल है बच्चों, लिखेंगे आप ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक एंड पैराइटल सेल्स, सही है। इन्होंने क्या सिक्रीट किया था बच्चों? इन्होंने 2 चीजें सिक्रीट की थी, क्या क्या? नंबर 1 HCl प्लस, दे सिक्रीट नंबर 1 HCl, नंबर 2 आप जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं उसे बोलते हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, क्योंकि इसी साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, CASTLE, CASTLE अपोस्ट्रोफी S,
इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये क्यों क्या होता है, ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। किसके लिए? विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बच्चों ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं होगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो नहीं होगी तो लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको डाउट भी दिया था इसका, क्या कि आरबीसी फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि B12 जो है जिसे हम साइनोकोबैलामिन बोलते हैं, हाँ साइनोकोबैलामिन, वो जो है ब्लड की आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, उसके बिना आरबीसी नहीं बन पाएगी। तीसरी जो सेल थी जिन्हें हमने चीफ सेल, पेप्टिक सेल और जाइमोजेनिक सेल कहा था, क्या कहा था? चीफ सेल, पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल, दूसरा नाम क्या था इसका? चीफ सेल, तीसरा नाम क्या था? चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे, CHIEF, और जाइमोजेनिक, जाइमोजन मैंने कहा था इनएक्टिव है ना, जाइमो ZYMOGE सॉरी जाइमोजेनिक सेल्स, ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है। तो ये क्या सिक्रीट करते हैं? बच्चों के अंदर प्रोरेनिन और बड़ों के अंदर पेप्सिनोजन, क्या सिक्रीट करते हैं? और वो दोनों कौन है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है बच्चों। तो आपको पता चला मेजर पॉइंट हमारा क्या था कि बोलस स्टिमुलेट करता है सबसे पहले जी सेल्स को पाइलोरिक रीजन में, वो गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रीट करेंगी, और ये गैस्ट्रिक हार्मोन एक्टिवेट करेगा किसको? इन तीनों सेल को, कि आप अपना अपना सिक्रीशन करिए। और अगर ये सिक्रीशन आएगा तो इसमें क्या होगा? प्रोरेनिन, और दूसरा क्या है? पेप्सिनोजन। तो जब ये दोनों आएंगे बच्चों, बड़ों में और छोटों में, तो ये अपना अपना काम करेंगे ना। क्या काम करेंगे? प्रोटीन डाइजेशन का काम करेंगे, ठीक है। बस अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, क्या रह गया? कि सर ये एंजाइम कैसे और क्या काम करते हैं, बात खत्म। तो डाइजेशन ऑफ स्टमक पूरा हो गया, सही है ना, क्योंकि पिछले लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, पढ़ा था ना। और अब आपने देख लिया कि स्टमक एक्टिवेट कैसे होता है, स्टमक की वो सेल, जूस बनाने वाली सेल को एक्टिवेट कौन करता है। बस अब रिएक्शन रहेगी दो, ठीक है ना। चलिए हम वही करते हैं। उससे पहले बच्चों एक छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब अब हमारा यहां पर स्टमक के अंदर फूड डाइजेशन हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम रोल पढ़ते हैं HCl का, क्योंकि अब इनके फंक्शन भी तो पढ़ने हैं ना। तो म्यूकस का तो फंक्शन है कि वो स्टमक की लाइनिंग बना देता है, कवर कर देता है उसको, ताकि जो HCl का अफेक्ट है ना, बर्निंग अफेक्ट है, वो उसके ऊपर ना पड़े, ठीक है, और उसकी जो लेयर्स हैं वो अच्छे से रहें, ठीक है। मैं एक बार आपका चैट बॉक्स चेक कर लेता हूं। हाँ, तो गैस्ट्रिन हार्मोन है ना। एक बच्चे क्वेश्चन आया रिया गुप्ता का, सर गैस्ट्रिन तो हार्मोन है, सेल नहीं। तो मैंने कब कहा? मैं यही तो कह रहा हूं, जी सेल क्या है सर? वो ऐसे था कुछ नाम, एर्गेंटाफिन सेल। बच्चों जी सेल का नाम एर्गेंटाफिन नहीं है, मैं कराऊंगा आपको। एर्गेंटाफिन सेल्स की टाइप होती है जी सेल, यानी कि एर्गेंटाफिन सेल वो होती हैं जो सम कुछ एक सेल्स स्टमक की वॉल में पड़ी होती हैं इन तीनों से अलग, और वो हार्मोन वगैरह सिक्रीट कर, जैसे मैंने सिक्रीटिन का नाम लिया तो वो भी एर्गेंटाफिन सेल की टाइप है, ठीक है, क्लियर। तो आपने जी सेल याद रखना है, जी गैस्ट्रिक से, जी से गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिन हार्मोन, और उसी से जी सेल, ठीक है ना, बस ऐसे याद रखना है। चलिए मैं डाउट दूंगा आपको इसके बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम मेंशन करेंगे फंक्शन ऑफ HCl। लिखो बच्चों मेरे साथ, फंक्शन ऑफ HCl, ठीक है। तो HCl का सबसे पहला फंक्शन है, देखो वैसे तो बोलते हैं कि वो स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, सही बात है, करता है बिल्कुल, हम लिखेंगे ये, चलो लिख लो। HCl मेक एसिडिक मीडियम इन स्टमक, जो कि जरूरी होता है किसके लिए? स्टमक के एंजाइम को काम करने के लिए, वरना एंजाइम काम नहीं करेंगे अगर वो वाला पीएच मेंटेन नहीं होगा तो, ठीक है। चलिए पहला फंक्शन हो गया। दूसरा बच्चों, जैसे ही हमारे देखिए ऊपर से फूड नीचे आता है स्टमक के अंदर, तो उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है। अब फंक्शन में हम लिखते हैं कि
HCl इनएक्टिवेट द सलाइवरी अमाइलेज। कैसे करेगा? उसकी बाजुएं थोड़ी पकड़ लेगा, यानी कि जो फूड के अंदर सलाइवरी अमाइलेज ऊपर से मिक्स होके नीचे तक गया था, उसको कहेगा कि भाई आप अब काम नहीं करेंगे। कैसे कहेगा सर? अरे भाई, जो हमारा म्यूकस ग्लैंड है या सलाइवा है, वो काम करता है 6.8 pH के ऊपर, सही है। लेकिन जैसे ही वो स्टमक के अंदर जाएगा, उसे वहां पर मिलेगा 1.8 to 2 pH। तो क्या वो सलाइवरी अमाइलेज एक्टिव रह पाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। इसीलिए आप लिखो HCl इनएक्टिवेट द सलाइवरी अमाइलेज इन स्टमक। और आ जाए क्यों, तो आप कहेंगे बिकॉज इट प्रोवाइड एसिडिक एनवायरमेंट, एसिडिक मीडियम, एंड दिस एसिडिक मीडियम सलाइवरी अमाइलेज बिकम्स इनएक्टिव। सही है, समझ आ गया? ठीक है ना। तीसरा फंक्शन बच्चों, इट सॉफ्टन्स द फूड। फूड को सॉफ्ट करने का काम करता है, क्योंकि आपको पता है स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन से मैकेनिकल मिक्सिंग होती है ना, मैकेनिकल मिक्सिंग, ठीक है ना। ये मैं इसलिए नहीं बोर्ड पे लिख रहा क्योंकि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, मेरे बोलने के साथ साथ ही लिख लो, ठीक है। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट, ठीक है ना, इट सॉफ्टन्स द फूड, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है कि सपोज कीजिए कोई बोन का कोई छोटा मोटा टुकड़ा अगर हम खा लें, तो HCl क्या करता है? उसको क्या करवाता है? डीकैल्सिफिकेशन करवाता है। तो नेक्स्ट फंक्शन लिखो, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ इंजेस्टेड बोन्स। अगर सपोज करो बोन का कोई पार्ट, कोई छोटा टुकड़ा अगर हम खा लें, तो ये उसकी डीकैल्सिफिकेशन कराता है। डीकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है बोन में से कैल्शियम का निकलवा देना, और जितनी बोन में से कैल्शियम को निकलवा दिया जाएगा, सॉफ्ट करवा दिया जाएगा, बोन उतनी सॉफ्ट होती चली जाएगी, ठीक है ना। आपने देखा होगा कई बार हम चीकू खाते हैं, उसके बीज हमारे अंदर चले जाते हैं, ये सब है ना। तो ये सब HCl उनको किल कर तोड़ देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों, इट किल्स द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द इंजेस्टेड फूड। अगर खाने के अंदर, देखिए बकल कैविटी के अंदर भी लाइसोजाइम था, उसने भी किल किया था, फिर भी अगर बच जाते हैं, तो जैसे ही वो माइक्रोब्स कहां जाएंगे? हमारे स्टमक के अंदर जाएंगे, तो HCl उन्हें भी किल करने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इट किल्स द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द इंजेस्टेड फूड। के फूड के अंदर जो पैथोजन होंगे, माइक्रोब्स होंगे, उनको किल करने का काम करेगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लिखो, इट ऑल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। कैसे कैसे करेगा वो आप लिखेंगे मेरे साथ। ये क्या करता है? इट कन्वर्ट टू 2+। समझ आया? HCl जो है Fe3+ को कन्वर्ट कर देता है Fe2+ में, जिससे कि क्या होगी? एब्जॉर्प्शन में भी, आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है। पता है ना आपको फेरस और फेरिक कंडीशन, ठीक है ना, इन्हीं के बोलते हैं। हम आगे आपको ब्लड में कराएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए आप फटाफट से लिखें, ठीक है। लास्ट और सबसे मेजर फंक्शन बच्चों इसका क्या है? इट कन्वर्ट इनएक्टिव एंजाइम्स इनटू एक्टिव एंजाइम, यानी कि ये इनएक्टिव एंजाइम को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव के अंदर। कौन कौन से थे? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर देगा रेनिन के अंदर, और पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन के अंदर। देखिए, पेप्सिनोजन, जन लगा है तो इनएक्टिव, इसके ऊपर काम कौन करेगा? HCl। HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन के अंदर। ये एक्टिव फॉर्म है और ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। प्रोरेनिन के ऊपर जब एक्ट करेगा HCl, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रेनिन के अंदर। और रेनिन क्या है? एक्टिव। बच्चों आप लिख लेना इनके नीचे, ये इनएक्टिव है दोनों, और ये दोनों क्या है? एक्टिव। किसने किए? HCl के एक्शन ने किए। सही है, क्लियर हो गया? तो ये फंडा है, ये भी इसका फंक्शन है, इट कन्वर्ट द इनएक्टिव एंजाइम इनटू। प्लीज फर्स्ट पॉइंट बच्चों, ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किस तरह से?
फेरिक कंडीशन को फेरक्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा, जो आप अगर फर्स्ट पॉइंट मेरा पहले वाला बोल रहे हैं, तो ये स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम को मेंटेन करवाता है, मेक द एसिडिक मीडियम इन स्टमक, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम चलेंगे आगे, जैसे कि बच्चों के अंदर क्या होता है, अब चलिए मैं कराता हूं। अब हमारी वो दो रिएक्शन जिसके साथ हमारा स्टमक का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्या है वो दो रिएक्शन, फटाफट से हम कवर करेंगे। चलिए चलो, जैसे ही बच्चों हमारी बॉडी के अंदर फूड के अंदर प्रोटीन आया, लिखते चले जाओ बच्चों आप डाउट, मैं आपके सारे डाउट एंड में क्लियर कर दूंगा। तो रेनिन इसके ऊपर एक्ट करेगा बच्चों, किसके ऊपर, रेनिन, क्योंकि पहले तो हम बच्चे ही थे ना, छोटे थे ना पहले तो, ठीक है। तो ये प्रोटीन टूट जाएगा किसमें, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के अंदर। किसके अंदर लिखो, प्रोटियोसिस, PROTEOSES, PROTEOSES, प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन्स, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, यूनिट नहीं है, यूनिट होती है अमीनो एसिड। ये जब और टूटेंगे आगे तब अमीनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो रेनिन ने एक्ट किया, प्रोटीन जो इतना कॉम्प्लेक्स मटेरियल था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। अब अगर मान लो यहां पर बड़ों के अंदर यहां हम लिख दें पेप्सिन, ठीक है, तो वो भी यही काम करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा है कि बच्चों के अंदर रेनिन होता है और अडल्ट के अंदर क्या होता है, अडल्ट के अंदर बच्चों क्या होता है, अडल्ट के अंदर पेप्सिन होता है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि सर रेनिन होता क्या है, क्या कुछ डिफरेंस है रेनिन के अंदर। तो आप मेरे साथ लिखेंगे यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, रेनिन इज ओनली प्रेजेंट इन इन्फेंट्स ऑफ मैमल। पॉइंट बनाएंगे, रेनिन इज ओनली प्रेजेंट इन इन्फेंट्स, जो अभी बेबीज पैदा हुए छोटे बच्चे, ऑफ मैमल्स, ठीक है बच्चों। अब ये करेगा क्या, ये जो है ये काम करता है केजीन प्रोटीन ऑफ मिल्क के ऊपर। पूछ सकता है कोई आपसे कि किसके ऊपर एक्ट करता है, तो लिखो बच्चों, इट एक्ट्स अपॉन केजीन प्रोटीन ऑफ मिल्क, ठीक है ना, CASEIN, इट एक्ट्स अपॉन केजीन, क्या स्पेलिंग थी, CASEIN, केजीन प्रोटीन ऑफ मिल्क। मिल्क के अंदर जो केजीन प्रोटीन होता है उसके ऊपर एक्ट करता है ये, समझ आ गया, क्लियर। क्या करेगा सर उसके साथ, देखिए जब केजीन प्रोटीन के ऊपर ये एक्ट करेगा, केजीन ऑफ मिल्क, ठीक है, तब ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करा देगा, ये लिख दिया मैंने रेनिन, ठीक है। किसमें कन्वर्ट कराएगा, पैराकेजिनेट, किसमें कन्वर्ट कराएगा, लिखो बच्चों, PARACASEI, PARACASEINATE, पैराकेजिनेट, PARACASEINATE, पैराकेजिनेट। केजीन कन्वर्ट हो गया पैराकेजिनेट के अंदर, ठीक है। और पैराकेजिनेट को अब कौन मिल जाएगा, कैल्शियम, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, पैराकेजिनेट। जब इसको एसोसिएशन मिलेगी बॉडी के अंदर कैल्शियम की, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम पैराकेजिनेट। तो सर उसका बेनिफिट क्या हुआ, कैल्शियम पैराकेजिनेट। ये जो पैराकेजिनेट होता है ना, ये सोल्यूबल फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना। अब जब आपने देखा होगा कि बच्चा जब भी दूध पीता है, छोटा बच्चा, तो बहुत जल्दी दही सी फटा हुआ दूध सा बाहर निकाल देता है, पता क्यों,
रेनिन एक्ट कर चुका है उसके ऊपर। जब आप इसके नीचे लिख सकते हैं कर्ड लाइक, क्यों बना सर ऐसा मिल्क, ये बताइए आप। क्योंकि उसकी ना बॉडी में लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है, खराब नहीं होता, वो थोड़े टाइम तक बॉडी में रह सकता है और बच्चे को थोड़े टाइम तक डाइजेस्ट हो करके एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। इसीलिए जो मिल्क बच्चा पीता है पहले वो कर्ड लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर ताकि उसकी लॉन्गेटिविटी बढ़े, ठीक है ना। और उसका नाम क्या है, पैराकेजिनेट। किसने बनवाया, रेनिन ने बनवाया। समझ आया बच्चों। तो ये था हमारा टॉपिक डाइजेशन इन स्टमक, कंप्लीट हो गया। यानी कि स्टमक के अंदर पार्शियल डाइजेशन हुई प्रोटीन की और प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स बन गए, ठीक है ना। ये भी उसी की टाइप है, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके बाद हेडिंग बनाओ, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होती है। तो बच्चों हमारा पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट होना चाहिए मैक्सिमम डाइजेशन इज परफॉर्म्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और खाली मैक्सिमम नहीं, फाइनल डाइजेशन इज ऑल्सो परफॉर्म्ड और टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि अभी तक क्या डाइजेस्ट हुआ है, अभी तक क्या डाइजेस्ट हुआ है, अभी तक दो चीजें डाइजेस्ट हुई हैं, वो भी पार्शियली, कंप्लीटली तो वो भी नहीं हुई, ठीक है ना। वो दोनों कंप्लीटली डाइजेस्ट भी कहां होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो दो चीजें बच गई हैं, कौन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, वो दोनों भी कहां डाइजेस्ट होंगी, यहीं पर डाइजेस्ट होंगी, है ना। तो यानी कि फाइनल डाइजेशन भी इंटेस्टाइन में हुआ स्मॉल में, और मैक्सिमम डाइजेशन भी वहीं हुआ। समझ आया बच्चों। तो लिखेंगे आप कि सर मैकेनिकल डाइजेशन सबसे, क्योंकि हमने पढ़ा मैकेनिकल और केमिकल दोनों होती हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है। बताया था मैंने आपको मैकेनिकल डाइजेशन। बताओ बच्चों क्या लिखवाया था मैंने मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर, कोई सेगमेंटल मिक्सिंग मैंने आपको बताई थी, क्या है, दैट इज सेगमेंटल मिक्सिंग। आपको पूछ सकता है बताओ सेगमेंटल मिक्सिंग कहां होती है, या सेगमेंटल मिक्सिंग किसे बोलते हैं। तो आप कहेंगे द फिजिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज सेगमेंटल मिक्सिंग। और सेगमेंटल मिक्सिंग का जो नाम है, साइंटिफिक नेम, उसे बोलते हैं ट्रिटूरेशन, TRITURATION, ट्रिटूरेशन, RATION, ठीक है, समझ आ गया। ट्राइटूरेशन इसे हम बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल डाइजेशन की। केमिकल डाइजेशन जो बच्चों है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्यों सर, क्योंकि यहां पर अकेली स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं वर्क करती, तीन चीजें यहां पर काम करती हैं केमिकल डाइजेशन के लिए। तीन जगह से केमिकल्स आएंगे। कौन कौन सी जगह से केमिकल आएंगे, लीवर से क्या आएगा, बाइल। लीवर से क्या आएगा, बाइल, पढ़ा था ना बच्चों हमने, क्योंकि वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। पैंक्रियास से क्या आया, पैंक्रियाटिक जूस, लिखो मेरे साथ, PANCREATIC, पैंक्रियाटिक जूस। और यहां से आया इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस को सकस एंटेरिकस बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है, सकस एंटेरिकस, ठीक है। खुद के सिक्रीशन को सकस एंटेरिकस बोलते हैं, और ये दोनों सिक्रीशन भी वहीं पर जाकर के ओपन होते हैं, एक्ट करते हैं। समझ आया, चलिए उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस आर रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स। लिखो, सिक्रीशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस
आर रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स। जो सिक्रीशन है किसकी, चलिए मैं सिंपली लिखता हूं, सिक्रीशन है जो किसकी, बाइल की और पैंक्रियाटिक जूस की, इसको रेगुलेट कौन करता है, हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स, नंबर 1 आप यहां लिखेंगे, नंबर 1 पहला, नंबर 1 लिखो सिक्रिटिन, SECRETINE, सिक्रिटिन, ठीक है ना, SECRETIN, सिक्रिटिन, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा CCK-PZ, पहले इनको दो अलग अलग हार्मोन माना जाता था, मैं लिख रहा हूं CCK-PZ, पहले इनको CCK को अलग, PZ को अलग हार्मोन माना जाता था, लेकिन ये दोनों इकट्ठे एक्ट करते हैं, ठीक है ना, और अब ये एक ही हार्मोन की फॉर्म में पढ़े जाते हैं, एक ही हार्मोन है ये, ठीक है ना। अभी मैं इसका नाम लिखवाऊंगा। तीसरा जो है, तीसरा है गिप, GIP, ये क्या होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज, जो उसकी एक्टिविटी को रोकेगा, गैस्ट्रिक GASTRIC, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, INHIB इनहिबिटरी, पूरा लिखेंगे आप, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, इनहिबिटरी INHIBITORY, चलिए लिख देते हैं इनहिबिटरी BITORY, इनहिबिटरी प्रोटीन, इसे क्या बोलते हैं, GIP बोलते हैं, ठीक है। सर CCK-PZ, CCK-PZ बच्चों उसका नाम लिखो कोलीसाइटोकाइनिन, CHOLI, देखो पहले C से कोली, CHOLI, दूसरे C से साइटो, CYTO, साइटोकाइनिन, K से काइन, KINI, काइनिन, ठीक है ना, समझ आ गया, काइनिन। और PZ से क्या होगा, PZ से क्या होगा, पेंक्रोजाइमीन, PZ से क्या होगा बच्चों, पेंक्रो, PANCRO जाइमीन, ठीक है, यानी कि पूरा नाम क्या हुआ, देखो C से कोली, C से साइटो, K से काइनिन, PZ से P से पेंक्रो और Z से जाइमीन, ठीक है। ये तीन हार्मोन बच्चों आपने याद रखने हैं, थोड़ा कॉम्पिटिटिव जा रहा है ये सब, ये CBSE में जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, नीट लेवल की अगर हम जब बात करते हैं डीप लेवल पे, जब ये चीजें काम आती हैं। कोली CHOLI, CYTO साइटो, KININE, पेंक्रोजाइमीन PANCROZYMINE, समझ आ गया, ठीक है बच्चों। चलो ये तीन हमारे हार्मोन हैं, ये क्या काम करते हैं, चलो अब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। लिखो नंबर 1 सिक्रिटिन, नंबर 1 सिक्रिटिन, जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी से, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आज हमारा इंटेस्टाइन की जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो लिखेंगे आप नंबर 1 सिक्रिटिन हार्मोन, 15 मिनट रह गई है। सिक्रिटिन हार्मोन में लिखेंगे इट स्टिमुलेट एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, सिक्रिटिन, ठीक है, हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ, आप पूरा लिखेंगे स्टिमुलेट एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, क्या करने के लिए, टू सिक्रीट, टू सिक्रीट क्या सिक्रीट करवाएगा, बाइकार्बोनेट रिच पैंक्रियाटिक जूस। अब ये क्यों जरूरी है सर, अभी बताता हूं, बाइकार्बोनेट रिच ज्यादा हो, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट ज्यादा हो, इसके लिए जरूरी है सिक्रिटिन, क्या जरूरी है, सिक्रिटिन, ठीक है। क्यों होगा उससे बाइकार्बोनेट रिच पैंक्रियाटिक जूस, क्यों सर, क्योंकि बच्चों पता क्या है, इंटेस्टाइन में होता है एल्कलाइन मीडियम और स्टमक के अंदर था एसिडिक मीडियम,
तो जो बाइकार्बोनेट है ये नल करते हैं, एसिडिक मीडियम को खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड, सीसीके, पीजेड क्या काम करेगा? अब हमारे कौन है, देखो मैंने लिख रहा हूं सीसीके पीजेड। तो बच्चों जो सीसीके है वो क्या करता है? सीसीके पोर्शन है जो, वो क्या करता है, ये लिख रहा हूं मैं यहां पर, सीसीके पोर्शन। ठीक है, क्या नाम था? कोलिसाइटोकाइनेटिन, काइनिन सॉरी। ठीक है ना, क्या करता है? गोल ब्लैडर के ऊपर एक्ट करता है जाकर के, जो क्या करेगा? रिलीज करवाएगा बाइल को। गोल ब्लैडर टू रिलीज बाइल, रिलीज बाइल, कि आप रिलीज करिए बाइल जूस को। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने वहां भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जो सीसीके पीजेड हार्मोन है वो कंसंट्रेशन और सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका पीजेड, ये पीजेड पता बच्चों क्या करता है? ये पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बोलता है। ये कहता है, जैसे यहां पे बाइकार्बोनेट को बढ़ाया था ना, इट एक्ट अपॉन द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास टू सिक्रीट एंजाइम रिच पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है ना, सिक्रीट एंजाइम्स ऑफ, एंजाइम्स पार्ट लिख देता हूं मैं, पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। यानी कि बच्चों क्वेश्चन आएगा नीट में, बताओ एंजाइम के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और बाइकार्बोनेट के लिए कौन सा? तो सिक्रिटिन बाइकार्बोनेट के लिए और पीजेड किसके लिए? एंजाइम के। अब बच्चों देखो, मैंने आपको कहा था कि जो सिक्रिटिन है वो स्टमक की एक्टिविटी को रुकवाएगा। कॉमन सी बात हो गई ना, इंटेस्टाइन के अंदर। अब सिक्रिटिन ने बाइकार्बोनेट रिलीज कर दिया, बाइकार्बोनेट रिलीज होने से क्या हुआ? एसिडिक एनवायरनमेंट खत्म हो गया, तो स्टमक की एक्टिविटी अपने आप ना खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वहां तो इंटेस्टाइन की एक्टिविटी शुरू हो गई। कैसे? क्योंकि वहां जो मीडियम है वो एल्कलाइन है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों हमारा तीसरा हार्मोन रह गया जीआईपी। ठीक है, ये क्या करता है? ये मैकेनिकल डाइजेशन को रुकवाता है। कैसे? देखो जीआईपी जो है ना, जीआईपी थर्ड जो हार्मोन था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये क्या करता है? स्टमक जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है। कैसे? मैंने कहा था मैकेनिकल मिक्सिंग कैसे होती है, चर्निंग बोलते हैं, इस तरह से होती है। अगर मान लो मेरे पास कोई सैक हो, थैला हो, अगर हम किसी बैलून के अंदर या पॉली बैग के अंदर हवा भर लें और उसको यूं यूं करते रहें, तो उसे वो स्टमक की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना। अब ये क्या करता है? इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्टिंग एक्शन और पेरिस्टालसिस ऑफ स्टमक। ठीक है ना, ये क्या करता है? इनहिबिट द पेरिस्टालसिस ऑफ, ठीक है ना। और दूसरा आप लिखो मेरे साथ यहां पर, नंबर 1 इनहिबिट्स द, क्या बोलेंगे इसके लिए? आप पेरिस्टालसिस बोल सकते हो, और क्या बोलोगे? मोटिलिटी भी बोल सकते हो, मोटेलिटी भी बोल सकते हो, MOTALITY। ठीक है, या पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस ऑफ स्टमक। ठीक है, और दूसरा क्या करता है ये? दूसरा जो काम करता है, सिक्रीशन को भी रोकता है। क्योंकि देखो स्टमक की सिक्रीशन को एक्टिवेट कराया था गैस्ट्रिन प्रोटीन ने, और जीआईपी अब क्या करेगा? इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ स्टमक, कि भाई अब आप और एंजाइम सिक्रीट ना करें, क्योंकि खाना तो यहां पर है ही नहीं, खाना तो आगे चला गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा। अच्छा, इसका दूसरा नाम लिखो, जीआईपी का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या नाम है? एंट्रोगेस्ट्रोन, ENTERO। लिख लो बच्चों मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ENTERO GESTRO, ENTERO GESTRON। ठीक है,
ये इसी का नाम है दूसरा। ठीक है बच्चों, चलो अब उसके बाद ये हो गए हमारे हार्मोन। तो सबसे पहले हमने कहा था बाइल काम करता है, बाइल पैंक्रियाज का पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल का इंटेस्टाइनल जूस। अच्छा कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए मैं दोबारा से म्यूट कर देता हूं। हिमांशु सैनी आप अनम्यूट हैं, गलत बात है भाई। हर बच्चा जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके, क्योंकि मैं बैक कैमरा से पढ़ाता हूँ, बाकी सारे टीचर मोस्टली आपको फ्रंट कैमरा से पढ़ाते हैं, आपके मैसेज उनको दिखाई देते हैं, मेरे मैसेज मुझे दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपके पीछे जा करके देखता हूँ, ठीक है ना। लेकिन बैक कैमरा से वीडियो अच्छी आती है तो आपको समझ अच्छा आएगा, इसीलिए मैं ये बैक कैमरा से बनाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आप बड़े हो गए हो, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि आप अपने माइक को म्यूट रखें, कोई बोले ना, क्लास चल रही है। आप डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर तो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है हमारी सोसाइटी का। आप देख रहे होंगे कोरोना के टाइम में आजकल कितना काम कर रहे हैं बेचारे, है ना, ठीक है। तो आपको भी यही बनना है, तो सबसे पहले तो आपको ये सब करना चाहिए, ठीक है बच्चों। सेकंड जो चीज आती है हमारी, जो अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, वो आएगा बाइल, ठीक है ना। बाइल की कॉम्पोजिशन मैं आपको नहीं कराऊंगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जहां मैंने मेरे YouTube चैनल पे लीवर को पढ़ाया, वहां मैंने अलग से बाइल की सिक्रीशन के बारे में आपको बहुत अच्छा लेक्चर वहां पर रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। आपने वहां से पढ़ा भी है, बच्चों ने नोट्स भी बना रखे हैं, मुझे भेजे भी हैं, तो आप वहां से बाइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने कहा था कि बाइल जो है एक ग्रीनिश और येलो कलर का है, क्योंकि उसके अंदर बिलीरुबिन एंड बिलीविडिन फ्लूइड होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं फटाफट से। बाइल जो है लीवर में सिंथेसिस होती है बाइल की, लेकिन कंसंट्रेटेड एंड स्टोर्ड इन द गोल ब्लैडर, पढ़ा था हमने। केमिकल कॉम्पोजिशन में पढ़ा था, वाटर है, पिगमेंट है, पिगमेंट दो हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीविडिन, जो बने थे किससे? ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से, हीम ऑफ हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से ये बने थे, ठीक है। उसके बाद हमने बाइल सोल्ट पढ़े थे, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सोल्ट जो थे बाइल के अंदर, NaHCO3, Na2CO3, ये पीएच को एल्कलाइन बनाने का काम करते थे। और जो ऑर्गेनिक सोल्ट थे, दो थे हमारे, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टेरुकोलेट, जो अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करते थे, ठीक है। हमने पढ़े हुए हैं ये सब, मैं रफली रिपीट कर रहा हूं फटाफट से। फॉस्फोलिपिड भी इसके अंदर होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। पीएच कितना है? 7.86। देखो मैंने कहा था ना पीएच चेंज हो जाएगा, 7.6 से लेकर के 8.1 पीएच होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो था, मेजर पॉइंट, कि लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, लेकिन कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करती, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद मैंने फंक्शन ऑफ बाइल आपको कराया था, जो मुझे यहां पर आपको कराना चाहिए दोबारा। कैसे? हमने कहा था फंक्शन ऑफ बाइल में कि सर इट हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सही है बच्चों। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कैसे करी थी? डाइजेशन में आपने पढ़ा था बाय कॉजिंग अमल्सिफिकेशन, और दूसरा अभी हम पढ़ेंगे बाय कॉजिंग, वहां भी मैंने करा रखा है आपको, बाय कॉजिंग अमल्सिफिकेशन, क्योंकि फैट की, लिपिड की ब्रेकडाउन को अमल्सिफिकेशन, EMULSIFICATION, अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, ठीक है। कैसे? कि ये क्या करता है, बड़े ग्लोब्यूल्स को, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल ऑफ फैट, ठीक है ना। बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे एंजाइम को एक्ट करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, ठीक है, और एंजाइम बहुत अच्छे से एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, इसकी जो बाइल की सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट करती है किसको? पैंक्रियाटिक लाइपेज को। इधर से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़वा दिया, इधर से क्या किया? स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक लाइपेजेस। लाइपेज बच्चों वो ग्रुप होता है एंजाइम्स का जो लिपिड को तोड़ने में काम करता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जैसे प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ने का काम करेंगे, अमाइलेजेस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करेंगे, न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करेंगे, वैसे ही लाइपेज जो है लिपिड को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे एमल्सिफिकेशन करवा दी, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करा दिया,
और यहाँ पे पैंक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट करवा दिया कि तुम भी जाओ और इसके ऊपर जाकर के क्या करो, इन्हें और तोड़ो। ठीक है, तो टूट गए। एब्जॉर्प्शन, फिर कहा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, कैसे? बाय फॉर्मिंग मिसल्स। क्या? मिसल्स, MICELLES, मिसल्स पढ़ाया था मैंने आपको। मिसल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे वेसिकल, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, किसके? लिपिड के, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मिसल्स बोलते हैं। जब इन मिसल्स के ऊपर, ये फैट स्ट्रक्चर होते हैं, जब इनके ऊपर प्रोटीन की लेयर आ जाती है तो हम ये क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन। और फिर वो काइलोमाइक्रोन एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं कहां पर? लैक्टिल्स। पढ़ाया था ना मैंने आपको कि हमारे विल्ली के अंदर लैक्टिल्स होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़े होते हैं, वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आगे एब्जॉर्प्शन में पढ़ाऊंगा बच्चों, लेकिन आप एक लाइन और याद रखना कि जो फैट की एब्जॉर्प्शन होती है काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में होती है, और वो ब्लड के थ्रू नहीं होती। बाकी चीजें फूड में से जब एब्जॉर्ब की जाती हैं तो ब्लड एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इन्हें लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ वेसल एब्जॉर्ब करते हैं। समझ आया? यानी कि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होती है। समझ आया? ब्लड सिस्टम के थ्रू नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और फंक्शन आप वहां से देख लेना, आपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, मुझे भेजे भी हुए हैं आप लोगों ने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस भी बच्चों मैंने पैंक्रियाज के थ्रू आपको पढ़ाया हुआ है कि उसमें होता क्या क्या है। 96% वाटर होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से? प्रोटीन को तोड़ने वाले 3 एंजाइम पढ़ाए थे, ट्रिप्सिनोजन, नंबर 2 काइमोट्रिप्सिनोजन, एंड नंबर 3 प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, जो कि इनएक्टिव थे तीनों, और किसके ऊपर एक्ट करते थे? प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए एक्ट करते थे। ठीक है, ये मैं हल्का सा रिपीट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने ये सब आपको पढ़ाया हुआ है मेरे YouTube चैनल पर, आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर लाइपेजेस, पैंक्रियाटिक लाइपेज दूसरा पार्ट थे पैंक्रियाटिक जूस का, जिसमें 3 चीजें थी जिनको हमने स्टेप्सिन कहा था। ठीक है ना? कौन कौन सी थी? पैंक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, और तीसरा था फोस्फोलाइपेज। तीसरा क्या था? फोस्फोलाइपेज। ठीक है, चौथी जो चीज थी बच्चों हमारी, थर्ड पार्ट जो था, दैट इज द पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जिसका नाम था अमाइलोप्सिन। क्या नाम था? अमाइलोप्सिन, पढ़ा रखा है। उसके बाद थी लास्ट न्यूक्लियेजेस, जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे। किसकी थी? न्यूक्लिक एसिड को। पीएच कितना था बच्चों इनका? 7.8। ये कितने पीएच पे काम करते हैं? 7.8। देखो, अब आपको याद रखना है कि कौन कितने पीएच पे काम करता है। सलाइवरी अमाइलेज 6.8, बाकी स्टमक वाले 1.8। कौन? पेप्सिन। अच्छा, बाइल कितने पे? 7.6 से 8.1। ठीक है, और हमारा जो पैंक्रियाटिक या पैंक्रियाटिक जूस के जितने एंजाइम है कितने पे? 7.8 पीएच पर रहते हैं। ठीक है ना? ये पीएच याद रखने हैं, पेपर में आएगा क्वेश्चन। फिर बच्चों मैंने आपको क्या करवाया था? फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम में एक स्टेप करवाया था केवल, कि जितने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। ठीक है ना? इनको एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, इसीलिए इंटेस्टाइनल जूस के अंदर हमारा एक हार्मोन होता है, सॉरी एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज। वो एंटेरोकाइनेज सबसे पहले काम करता है ट्रिप्सिनोजन के ऊपर, और उसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। ठीक है ना? फिर जो ट्रिप्सिन है जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, वो बाकी दोनों को, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ रखा है। आप नेक्स्ट लेक्चर तक यहीं तक पढ़ के आएंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हाफ लेक्चर में बच्चों हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो चैप्टर रह गया है वो बेसिकली 1.5 लेक्चर का रह गया है। उसके बाद जो हाफ लेक्चर हमारा बचेगा उसमें हम सारे के सारे मेजर पॉइंट जो आपकी दिक्कतें हैं सारी की सारी ले लेंगे।